हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेलबर्न ऐप। आज अपन बात करेंगे बच्चों आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का होता क्या है, ठीक है। तो समझिएगा, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया, ठीक है भाई। ये आपके पास हो गई रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है भाई। आपने क्या किया, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो भाई अपन ने क्या बोला भाई, अपने पास क्या हो जाएगा भाई, ये रियल और इमेजिनरी एक्सिस आपकी बन चुकी है ना। तो देखिएगा भाई, यहां पर कोई पॉइंट अपन ने एज्यूम कर लिया भाई, ये पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिया बच्चों x, y, ठीक है भाई। अभी मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करी है, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा, जब इसको मैंने ओरिजिन से मिलाया है ना, तो यहां पर एक लाइन बनेगी जो दोनों को ज्वाइन करेगी, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है वो रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल थीटा बना देगी, ठीक है। और ये जो थीटा होता है वही क्या कहलाता है बच्चों, ये इसका आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो देखिएगा, इफ द पी पॉइंट डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, है ना। एंड इफ OP max एंगल थीटा विद द रियल एक्सिस एंड थीटा इज कॉल्ड वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट, है ना। वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट क्या होगा, z का हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज आपको यहां पर देखनी है। अब बच्चों ये निकाला कैसे जाएगा, है ना, बात आएगी किसको निकाला कैसे जाए। तो यहां पे समझिएगा, अगर मैं बात करता हूं बच्चों, यहां पर अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करते हैं, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसकी भी बात करेंगे। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करता हूं तो बच्चों यहां पर मैंने क्या किया, इससे परपेंडिकुलर डाल दिया। अगर ये परपेंडिकुलर डाला है बच्चों, ये वाला लेंथ क्या y के इक्वल है क्या? अगर ये लेंथ y के इक्वल है और ये वाला लेंथ x के इक्वल है, तो क्या आप एक ट्राइंगल देख पा रहे हैं? और इस ट्राइंगल में आप ये भी देख पा रहे हैं कि भाई अगर मैं tan थीटा लिखना चाहता हूं तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी मैंने क्या बोल दिया कि भाई tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, y अपॉन x। तो यहां से क्या आप थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं? तो भाई यहां से थीटा किसके इक्वल आ जाएगा भाई, ये इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स में कितना आ जाएगा, y अपॉन x। और यही क्या हो जाएगा इसका आर्गुमेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करिए बच्चों, ठीक है। तो अभी आप इतना लिखिए, फिर अपन और भी देखेंगे कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो क्या करते, थर्ड में होता तो क्या करते, और फोर्थ में होता तो फिर क्या करते। तो यहां पर लिख लीजिए आप कि भाई थीटा अपन कैसे निकालेंगे अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताइए, अपन ने पहले मॉड्यूलस भी पढ़ा था क्या, तो क्या ये ओपी डिस्टेंस मॉड z के बराबर होती है ना। ये आपकी क्या हो जाएगी, रियल एक्सिस, और ये आपकी हो जाएगी इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। यही चीज अपन पढ़ते आ रहे हैं, लिख लें आप इसे। चले तो देखिएगा, अब बच्चों बात करते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो ये बोलता है वो क्या बोलता है कि भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज मैनी वैल्यूड फंक्शन। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट हो सकता है ना। अब ये ऐसा क्यों लिखा गया, उसका भी रीजन होता है। रीजन क्या होता है बच्चों, ऐसे समझिएगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट π/4 है और अगर आप इसमें 2π वापस से ऐड कर देंगे तो क्या फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट होगा? बिल्कुल। यानी मैं ये देख रहा हूं कि जब मैं π/4 में 2π ऐड कर रहा हूं तो फिर क्या हो रहा है, तो फिर उस केस में क्या हो रहा है बच्चों, वापस से वही जो नंबर है वापस से वही डिनोट हो रहा है। अच्छा उसमें फिर क्या किया बच्चों, मैंने 2π ऐड कर दिया, मतलब टोटल 4π ऐड कर दिया, तो फिर से वापस से वही चीज हो गई। इसका मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं आर्ग्यूमेंट निकालूंगा तो क्या वो एक आएगा या एक से ज्यादा आएगा? बिल्कुल एक से क्या आ जाएगा, ज्यादा। ये चीज समझ पा रहे हैं हम। तो यही चीज इसने लिख रखी है, ये लिख रखी है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ मैनी वैल्यूड फंक्शन विच इज इक्वल टू, इसका एक से ज्यादा यानी मैनी वैल्यूज आने वाला है। इफ थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मैं उस आर्ग्यूमेंट को थीटा, जैसे इस केस में मैंने आपको π/4 की तरह से समझाया था, अगर मैं उसको थीटा लेकर समझता तो वो क्या हो जाता बच्चों, 2nπ प्लस थीटा। किसके इक्वल हो जाता, 2nπ प्लस थीटा, वेयर n बिलोंग्स टू क्या आता, इंटीजर। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। विल ऑल्सो बी द आर्ग्यूमेंट ऑफ द दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एंड एनी टू आर्ग्यूमेंट विल डिफर बाय 2nπ। अब यहां पर आप समझिएगा, जैसे यार एक मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने एक नंबर ले लिया, ये नंबर क्या लिया, ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहां पर एक नंबर लिया, इस नंबर को मैंने बोल दिया कि भाई z इज इक्वल टू कितना बोल दिया बच्चों, √3 प्लस आयोटा, ठीक है भाई। ये एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिया। यार मुझे ये बता सकते हो क्या ये कौन से पॉइंट को डिनोट कर रहा है?
ये बच्चों पॉइंट कौन से को डिनोट कर रहे हैं, √3, 1 है ना, समझ पा रहे हैं, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों √3 और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों 1। तो यहां से मैंने क्या किया, ये वाले पॉइंट को बोल दिया भाई ये किसको डिनोट कर रहा है, √3, 1 को। अब यहां पर मैंने वापस से वही काम किया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया बच्चों। जब इसको इसके साथ ज्वाइन किया है, यहां से आपने परपेंडिकुलर डाला है, ये वाला जो एंगल है, क्या इसको आप थीटा बोल देंगे, बोल देंगे बिल्कुल आराम से। अब यहां से मैं ये बोल सकता हूं क्या कि भाई थीटा, वैसे तो मैंने फॉर्मूला देखा हुआ है, थीटा क्या होता है tan इनवर्स y/x, तो इससे तो डायरेक्ट आ जाएगा। पर अगर मेरे को फॉर्मूला नहीं याद होता तो मैं क्या करता, मैं यही काम करता कि यार इसका ये √3 है और ये 1 है, तो यहां से बच्चों tan थीटा कितना आ जाता, tan थीटा आपके पास आ जाता 1/√3। तो भाई थीटा आप इनडायरेक्टली बोल देते सर ये π/6 आएगा, या फिर फॉर्मूले से भी करते तो आप बोलते सर थीटा का वैल्यू क्या होता, tan इनवर्स y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू √3 विच इज इक्वल टू कितना हो जाता π/6। अब यार थीटा तो आपका π/6 आ चुका है ना। अब इसमें मैं देख रहा हूं क्या ये सिर्फ π/6 ही होगा या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, तो यहां ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैंने क्या किया, दूसरे पेन से मैं डिनोट करता हूं बच्चों, मैंने क्या किया, इस वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसको 2π से फिर ऐड घुमा दिया। 2π से जब आपने घुमाया तो ध्यान से देखना भाई ये थीटा था, अब बच्चों ये एक पूरा जो सर्कल है ये 2π हो चुका है और वापिस से यहां पहुंचा तो थीटा, यानी मैंने क्या देखा, ये जो एंगल है इसको मैं और क्या लिख सकता था, इसको लिख सकता था बच्चों 2π + थीटा। क्लियर है क्या? अच्छा थीटा तो π/6 आया था, तो भाई इसमें मैंने बोल दिया कि यार पहला एंगल अल्फा बोल देते हैं बच्चों, ये आ गया π/6, इसको α1 बोल दिया, ठीक है। तो α2 कितना हो जाएगा बच्चों, 2π + π/6, तो α2 लिख दिया भाई 2π + π/6। क्लियर है, एक ही हो गया। अच्छा अब बोल रहे हो कि सर एक और लिखना है मुझे, तो मैंने क्या किया बच्चों, एक और सर्कल लिया, ये पूरा एक सर्कल घुमा दिया, ठीक है, फिर इसी को दूसरे सर्कल में भी तब्दील कर दिया और यहां पर इसमें थोड़ा और चला गया, यानी एक और लिखना चाहता तो भाई 2 सर्कल मतलब 4π और 4π में क्या ऐड कर दिया π/6, यानी α3 की अगर मैं बात करता तो आप बोलते सर 4π + π/6। अच्छा अब मैं α4 की बात कर रहा हूं, तो बच्चों अब मैंने 2 की जगह 3 सर्कल ले लिए, तो यहां पर क्या चेंज आएगा, ये हो जाएगा 6π + π/6। ऐसे आप अगर n सर्कल लेते तो फिर क्या आता, आप बोलते सर ऐसा आ जाता अल्फा जनरल, जी लिख देता हूं, ये आ जाएगा 2nπ + π/6। क्लियर है। अब बच्चों बात आती है कि अब ये तो बहुत सारी n वैल्यूज आ चुकी है ना, n कुछ भी हो सकता है, तो यहां से अगर मैं डिफरेंस निकालना चाहता हूं तो भाई मैंने बोला α1 आ गया बच्चों π/6 है ना, और α2 यहां पर कितना है 2π + π/6। तो अगर मैं बात करता हूं बच्चों α2 - α1 की, तो क्या आप ये देख पा रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों, 2π। अच्छा आप यही नहीं रुके, आपने क्या किया, आपके दिमाग में आया सर α3 - α1 करके देखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आपके पास आ जाएगा 4π, ये किसके इक्वल आ जाएगा 4π के। ऐसे ही α4 - α1 करते तो 6π आ जाता। तो मैं ये देख पा रहा हूं ये जो भी चीज आ रही है ये 2nπ के फॉर्म में आ रही है, यानी अगर मैं बात करूंगा αn - α1 की तो आप बोलोगे या αg है ना, जी माना है अपन ने, इसको αg - α1, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 2nπ। तो भाई जो भी डिफरेंस है वो किस फॉर्म का आएगा बच्चों, 2nπ का। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, लिख लें आप इसे, n इंटीजर होगा ना, ये चीज ध्यान देना, n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, लिख लिया। चलें अब देखो बच्चों यहां पर अपन बात कर रहे थे अभी आर्ग्यूमेंट की, अब यहां पर बच्चों मैं एक और बात कर रहा हूं, वो बात कर रहा हूं एम्पलीट्यूड की। किसकी बात करिए बच्चों, एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है पहले वो समझते हैं अपन, और फिर वो कैसे निकाला जाएगा उसकी भी अपन बात कर लेंगे। तो यहां पर बच्चों मैंने किसकी बात करी है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो यार ये समझना कि ये आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। अब बच्चों इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, पूरे जगत की कोई भी वैल्यू, जनरल वैल्यू लाओ रियल, वो क्या हो जाएगा उसका आर्ग्यूमेंट। पर अब बात कर रहे हैं अपन एम्पलीट्यूड की, और मैं बात कर रहा हूं एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये वो आर्ग्यूमेंट होगा, सुनना, ये वो आर्ग्यूमेंट होगा जो -π से π के बीच में होगा।
क्या बात करी है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट की वो वैल्यूज होती हैं जो -π से π के बीच में लाई करती है। ये चीज आपको समझ में आई। तो भाई मैंने बात करी है, जैसे मानो ये 0 है, ये पाई है, और बच्चों अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो ये क्या आ जाएगा -π। ठीक है, तो अब समझिएगा कि मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि यार अगर बच्चों बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट की, है ना, फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट की, तो बच्चों जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, 0 से 90 तक हो सकती है, 90 से 180 तक हो सकती है। पर अगर ये बात कर रहा है थर्ड या फोर्थ कोऑर्डिनेट की, तो बच्चों यहां पर जो वैल्यू होगी, आप ये मत बोल देना सर ये 180 से 270 के बीच की है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये एंगल सिर्फ -180 से 180 तक ही जा रहा है। तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को चलना पड़ेगा बच्चों क्लॉकवाइज। अपन को क्या चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। मतलब फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट के लिए आपको क्लॉकवाइज चलना है। यही आपको प्रोसीजर अपनाना है। तो अब यहां तक आपको समझ में आया कि भाई ये एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड होता है आर्ग्यूमेंट की वो वैल्यूज जो -π से π के बीच में लाई करे, और इसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू। तो बात आती है कि अपन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाले कैसे, कि भाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हुआ तो कैसा निकाला जाए, सेकंड में कैसा निकाला जाए, थर्ड में कैसा निकाला जाए, और फोर्थ में कैसा निकाला जाए। तो अब देखिएगा बच्चों, यहां पर मैंने बात करी है मेथड टू फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो भाई प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों थीटा निकालना। अब थीटा कैसे निकाला जाए, है ना, पहली बात तो ये कि भाई इस थीटा को आप कैसे निकालेंगे, और फिर थीटा निकालने के बाद कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए कि आपका क्या आ जाए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। समझ में आया? तो बच्चों ध्यान से देखिएगा कि थीटा निकालने के लिए जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स mod ऑफ y/x। अब ये mod क्यों लिया गया, क्योंकि बच्चों अपन क्या चाहते हैं कि अपने पास एक ऐसा एंगल आ जाए जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के उसके कॉरस्पॉन्डिंग हो। ठीक है, तो भाई अगर अपने पास थीटा आ गया तो फिर अपन क्या करेंगे भाई, कोऑर्डिनेट देखेंगे और कोऑर्डिनेट के हिसाब से एंगल निकाल लेंगे। तो ये इसका बेसिक प्रोसीजर होता है। तो बच्चों सबसे पहले थीटा निकाल लिया अपन ने, और फिर देख लिया अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा। अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो पाई माइनस थीटा। थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो भाई आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा माइनस पाई, है ना। अब ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये बच्चों इसका नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि यहां पर चलते हैं बच्चों एंटी क्लॉकवाइज और यहां पर क्लॉकवाइज। तो भाई अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो सिर्फ एक नेगेटिव का फर्क आता है। तो अगर यहां पर पाई माइनस थीटा है, यहां पे कितना आ जाएगा, थीटा माइनस पाई। सिमिलर वे में अगर बच्चों यहां पर थीटा है तो इस वाले में क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस थीटा। तो ये इसका बेसिक फॉर्मुलेस होते हैं। आपको सबसे पहले थीटा निकालना होता है और फिर कोऑर्डिनेट देखकर क्या करना होता है, आपके आंसर को मैच करना होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहां पर जैसे एक सवाल मैंने बहुत बेसिक सा लिया और वहां पर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई इसका आप मुझे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बता दीजिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर बच्चों सबसे पहले एक सिंपल बेसिक सा सवाल लिया कि मैंने यहां पर बोल दिया कि आपको किसका -√3 प्लस आयोटा, -√3 प्लस आयोटा, इसका आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। चलो निकालते हैं। तो यहां ध्यान से देखिएगा बच्चों, सबसे पहले मुझे बता दो ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। तो आपको पता है x नेगेटिव और y पॉजिटिव, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, ये बच्चों सेकंड का खेल है। तो भाई मैंने यहां पर लिख दिया ये सेकंड कोऑर्डिनेट का खेल है। ठीक है भाई, ये आ गया आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में भाई फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला होता है पाई माइनस थीटा। तो भाई इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा। अब बच्चों थीटा निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है। थीटा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, यहां पर लिख लेते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स। tan इनवर्स क्या होता है बच्चों, मॉड y अपॉन मॉड x, या मॉड ऑफ y अपॉन x दोनों लिख सकते हैं। अब देखिएगा भाई मॉड y का वैल्यू, क्योंकि y 1 है तो भाई यहां पर लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड 1 अपॉन √3। ठीक है भाई, ये ऐसा कुछ बन गया। तो ये क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। tan इनवर्स कितना आ गया, 1/√3। यार 1/√3 कितना होता है, π/6 होता है क्या भाई, ये आपके पास कितना आ गया, π/6। ठीक है, अब थीटा आ चुका है, अपना फाइनल आंसर क्या होगा, अल्फा। तो भाई अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू रखा अपन ने, तो ये आ जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा यानी π/6, और ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 5π/6 के।
क्लियर है क्या? तो भाई यहां से आपके पास अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा 5π/6 के, ठीक है। तो ये बेसिक आपको क्या करना है, यहां पर देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है और उसके हिसाब से आंसर निकालना है, ठीक है। अब जैसे अगर अपना सवाल थोड़ा और चेंज होता, अगर मैं कोई थर्ड क्वाड्रेंट का ले लेता, जैसे अगर मैं बोलता कि भाई अब मुझे इसका आर्ग्यूमेंट निकालो, z इज इक्वल्स टू आपको क्या करना है -√3 माइनस आयोटा। इसका बच्चों प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या निकालना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड निकालने को मैं बात कर रहा हूं। तो भाई क्या होगा इसका, ठीक है। तो भाई यहां पर मैंने पहले देखा ये कौन से क्वाड्रेंट का खेल है, तो भाई x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, यानी ये इस वाले क्वाड्रेंट का खेल है। और यहां पर आंसर क्या होता है बच्चों, अल्फा इज इक्वल्स टू, है ना, कितना होता है भाई पाई माइनस थीटा का नेगेटिव, यानी कितना होता है थीटा माइनस पाई। कितना होता है बच्चों, थीटा माइनस पाई। अब थीटा निकालना पड़ेगा, तो सेम वही चीज आप लगाएंगे कि भाई थीटा क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स में बता सकते हैं क्या, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये हो जाएगा mod y अपॉन mod x। तो mod y कितना आ जाएगा, mod ऑफ -1 अपॉन mod ऑफ √3 का mod, ठीक है, ये ऐसा कुछ बन गया। अब बच्चों -1 का mod 1 होता है और √3 का mod -√3 का √3 होता है, तो रख देते हैं। तो ये किसका आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा भाई थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। यार ये 1/√3 का वैल्यू कितना होता है आप जानते हैं, ये π/6 होता है। ये कितना होता है बच्चों π/6। अच्छा ये π/6 आ गया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई π/6 माइनस पाई विच इज इक्वल टू -5π/6। कितना आ जाएगा -5π/6 और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिख लें आप इसे, लिख लें। अपन इस टाइप का एक और सवाल करेंगे अभी। ये सवाल देखिएगा, अब जल्दी से आपको खुद से आपको ये सवाल करना है। ये बच्चों आपको नंबर दे रखा है z इज इक्वल टू √3, है ना, √3 और साथ में कितना है माइनस आयोटा, √3 माइनस आयोटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका एम्पलीट्यूड या फिर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बताना है। तो भाई ध्यान से देखिए, √3 माइनस आयोटा है। अब यार ये इसमें पहले तो ये देखा जाएगा ये कौन से क्वाड्रेंट का खेल है, बिल्कुल सही, ये कौन से क्वाड्रेंट का खेल है बच्चों, फोर्थ, क्योंकि यहां पर x पॉजिटिव और y क्या है, नेगेटिव है। अच्छा ऐसा कुछ बन गया, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट का खेल है तो भाई अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस थीटा, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस थीटा। अब यार इतना सॉल्व करने के बाद आपको ये पता चल रहा है कि थीटा का वैल्यू कितना होता है भाई, ये होता है tan इनवर्स कितना होता है भाई mod ऑफ y, यानी mod ऑफ -1 अपॉन √3 का mod, ठीक है। यार ये तो सॉल्व कर लोगे आप, ये आ जाएगा tan इनवर्स कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1/√3 कितना होता है भाई, ये π/6 होता है। तो भाई π/6 रखा है यहाँ पर, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -π/6। तो भाई ये मैंने आपको चारों क्वाड्रेंट के एक एक टाइप के जो सवाल है वो आपने देख लिए हैं, ठीक है। इसे लिख लें आप, इसे लिख लें। तो अब बात करते हैं बच्चों इसके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स जो आपको इस पे फोकस डालने हैं। सबसे पहले अनलेस अदरवाइज स्टेटेड एम्पलीट्यूड ऑफ z इंप्लाइज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, है ना भाई। अगर बात कर रहे हैं कि कुछ नहीं गिवन है तो आप क्या हम बोलेंगे कि भाई ये एम्पलीट्यूड ऑफ z जो है ये किसको डिनोट करेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी -π से π के बीच का जो वैल्यू होगा उसी को ये डिनोट करेगा। और आपको ये चीज भी ध्यान देनी है, कोशिश किया कीजिए जब भी जो आपका फाइनल आंसर है वो आप प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट में ही दे। मतलब आर्ग्यूमेंट अब जब आप निकालेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो उसको कोशिश कीजिएगा -π से π के बीच में देने की, क्योंकि ये इसका क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू होता है, ठीक है। अगला, द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x सच दैट थीटा 0 से 2π इज लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अभी बच्चों अपन ने प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट देखा था, अब अपन बात कर रहे हैं, अपन किसकी बात कर रहे हैं, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, यानी अब नेगेटिव वाली वैल्यू अपन नहीं ले सकते। अब नेगेटिव वाली नहीं ले सकते तो बच्चों अपन थीटा कहां से कहां तक में देख लेंगे, लीस्ट पॉजिटिव में 0 से लेकर 2π, क्योंकि 2π के आगे की वैल्यूज तो वापिस से वो 0 से 2π में अपने आप कवर हो गई होगी। तो फिर अपन क्या बात करेंगे, अपन ये बात करेंगे
कि भाई थीटा कहां से कहां तक में देखेंगे आप, 0 से लेकर 2 पाई में, और ये क्या हो जाता है लीस्ट पॉजिटिव। अब 0 पे ओपन लगेगा, 0 पे ओपन क्यों लगेगा, क्योंकि 0 इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर, आपको ये पता होगा। तो अपन क्या करेंगे, 2 पाई के ऊपर क्लोज लगा देंगे और 0 के ऊपर ओपन लगा देंगे। मतलब अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई मुझे इसका आर्ग्यूमेंट बता दो, z इज इक्वल टू √3, इसका आप आर्ग्यूमेंट बता दो, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा, इसका आर्ग्यूमेंट होगा बच्चों 2 पाई। इसका आर्ग्यूमेंट किसके इक्वल होगा, 2 पाई के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 0 इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट के कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे अभी अपन ने प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट की बात करी थी, तो पहला एग्जांपल यहां पर अपन ले लेते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल आपके लिए देखिएगा, यहां पर अपन किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ये बात कर रहे हैं, है ना, अपन ने बात करी है z इज इक्वल टू √3 माइनस आयोटा। ठीक है, इसकी बात करिए। अभी अपन ने वहां पर देखा था ये -π/6 के इक्वल आया था। अब बात मैं किसकी कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं लीस्ट पॉजिटिव, है ना, आपको क्या बताना है इसका लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट क्या होगा। अब ये भी निकाल लेते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत आसान है निकालना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लीस्ट पॉजिटिव में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा ये कहां पर लाई कर रहा है। यार ये 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो भाई 4th क्वाड्रेंट में अगर मैंने देखा तो ये ऐसा कोई नंबर होगा, ऐसा कोई नंबर यहां पर होगा। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया था, पिछली बार अल्फा निकाला था। अच्छा अब ये अल्फा जब अपन ने निकाला था तो मुझे बता सकते हैं क्या, वो अल्फा किसको डिनोट कर रहा था, यहां पे अगर मैं शो करना चाहूं तो वो किसको डिनोट कर रहा था, तो बच्चों वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को डिनोट कर रहा था, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को डिनोट कर रहा था। और वहां पर अल्फा का वैल्यू अगर आपको पता हो तो ये अल्फा इज इक्वल टू कितना आया था, -π/6, है ना, कितना आ गया था, -π/6। तो अगर मैं इस वाले एंगल की बात करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, -π/6, या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोल रहे हैं तो π/6 एंगल अपन बोल देंगे। तो यार ये अगर π/6 आ रहा है, ये वाला वैल्यू π/6 आ रहा है, ये पूरा वैल्यू 2 पाई के इक्वल होता है, ये पूरा वैल्यू किसके इक्वल होता है बच्चों, 2 पाई के। तो अगर मुझे लीस्ट पॉजिटिव निकालना है तो बच्चों कौन सा ले लूंगा मैं, 0 से 2 पाई में, ये वाला। तो अगर मैं बात कर रहा हूं -π/6 की, वो तो हो जाएगा प्रिंसिपल, पर अगर वही बात मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इसकी लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट की कर रहा हूं तो फिर वो वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इसके अंदर आप 2 पाई ऐड कर दें, -π/6 में क्या ऐड कर दें, 2 पाई। ये इसको क्या बना देगा, ये इसको बना देगा बच्चों लीस्ट पॉजिटिव। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 11π/6। क्यों, क्योंकि बच्चों ये पूरा जो सर्कल है वो 2 पाई के इक्वल होता है, और अगर π/6 इसने ले लिया है ना, अगर आप सोचो 360 डिग्री में से 30 डिग्री यहां पर चला गया तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 330 डिग्री। और 330 डिग्री मतलब ये वाला पूरा, क्लियर है क्या। तो यहां पर ये चीज कितनी आ जाएगी, 330 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए लीस्ट पॉजिटिव और प्रिंसिपल में क्या अंतर होता है। प्रिंसिपल होता है -π से π के बीच का, और लीस्ट पॉजिटिव कहां से कहां तक होता है बच्चों, 0 से लेकर 2 पाई तक का। ठीक है, तो अगर अपन को कुछ भी दे रखा है तो अब आप इजीली कर लेंगे। जैसे अगर मैं एक और 3rd क्वाड्रेंट का केस लेता, z इज इक्वल टू बोलता, आपको बोलता भाई z इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया 3rd क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, यानी -√3 माइनस आयोटा, इसका वैल्यू बता दो। तो आप बोलते सर अभी हमने निकाल लिया था, पर अब मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से चालू करता हूं। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, 4 क्वाड्रेंट ये बना दिए और ये मैंने इसकी बात करी है। अब लीस्ट पॉजिटिव तो आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तो ये वाली केस की अपन बात कर रहे हैं, ये वाले केस की अपन बात कर रहे हैं। अब यहां पर अगर मैं इसका प्रिंसिपल निकाल दूं तो उसमें 2 पाई ऐड कर क्या निकल जाएगा, इसका लीस्ट पॉजिटिव निकल जाएगा। अब प्रिंसिपल कैसे निकाला जाए, तो आपको इसका फॉर्मूला पता था, अल्फा इज इक्वल टू कितना था बच्चों, पाई माइनस थीटा। अल्फा इज इक्वल टू कितना था, पाई माइनस थीटा। ये तो था इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो भाई अगर मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूं तो इसका अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया था, पाई माइनस थीटा, मतलब कितना था, tan इनवर्स मॉड y अपॉन मॉड x, है ना, यही था मॉड y अपॉन मॉड x। ठीक है, तो ये निकाल लीजिए, ये कितना आ गया था बच्चों, ये अपने पास आ जाएगा, कितना आएगा, एक सेकेंड, थीटा माइनस पाई था ना, थीटा माइनस पाई, तो कोई बात नहीं, इसको माइनस किया, इसको प्लस कर देते। ठीक है, ये हो गया थीटा माइनस पाई। अब ये वाली वैल्यू कितनी आई थी बच्चों,
बिल्कुल, ये अपने पास आई थी π/6 है ना। तो π/6 माइनस पाई यानी अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया -5 π/6। कितना आ गया बच्चों -5 π/6, क्योंकि ये π/6 है और ये माइनस पाई है तो -5 π/6। अब ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल, पर मुझे क्या निकालना है लीस्ट पॉजिटिव। अब लीस्ट पॉजिटिव इससे कैसे निकाला जाए, तो इसमें बच्चों 2π ऐड कर दो। तो -5 π/6 में आपने क्या ऐड कर दिया 2π। यार एलसीएम लिए 11 π/6 कितना आ गया, एक सेकेंड, 6 2 12 है ना, 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया तो कितना आ गया 7 π/6। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गया 7 π/6। ठीक है, तो ये वाला पूरा एंगल कितना होगा 7 π/6, और ये वाला अगर एंगल पूछता तो ये कितना आ जाएगा -5 π/6। तो ये बहुत ईजी होता है निकालना, इसमें कुछ आप खास बात नहीं है। तो ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा और ये आपका लीस्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो लीस्ट पॉजिटिव और प्रिंसिपल की वैल्यू की बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो चलें अपन। ठीक है, चलें अब अपन बात करते हैं बच्चों थर्ड पॉइंट की। अब थर्ड पॉइंट में आपको क्या गिवन है, अगर z इज इक्वल टू 0 है तो इसका आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं होगा। अब z इज इक्वल टू 0 का मतलब आपको पता ही है, z इज इक्वल टू 0 + 0 आयोटा। यार 0 + 0 आयोटा ये किस पॉइंट को डिनोट कर रहा है, ये ओरिजिन को ही डिनोट कर रहा है। और अगर ओरिजिन को डिनोट कर रहा है तो आपको पता है कि यार ये आपने क्या किया एक्सिस बनाया। अब ये 0,0 यही हो जाएगा। अब यार यही हो जाएगा तो ये तो बच्चों अब किसी डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा है ना, क्योंकि ये तो सेम टू सेम यही पॉइंट रहेगा आपके पास। अब ये किसी डायरेक्शन में अगर नहीं जा रहा है तो अपन क्या बोल देंगे, अपन ये बोल देंगे कि इसका आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं, क्योंकि अगर वो किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो आप उसका एंगल तो बता ही नहीं पाओगे। तो इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या आ जाएगा बच्चों नॉट डिफाइन। अब क्यों आया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर मैं फॉर्मूला से भी जाता हूं तो आप बोलेंगे सर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 0/0। यार ये 0/0 क्या होता है, ये बच्चों नॉट डिफाइन होता है। यहां पर ये क्या होता है नॉट डिफाइन। ठीक है ना, तो भाई ये कितना आ जाएगा आपके पास नॉट डिफाइन। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि z इज इक्वल टू 0 अगर आपके पास है तो इसका आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं होता है। और ये बेसिकली यही एक पॉइंट होता है जिसमें अपन बोलते हैं इसका आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं है। चले अब अगली बात करते हैं। अब अगली बात क्या बोलिए, इफ z इज रियल एंड नेगेटिव। अच्छा रियल भी है और नेगेटिव भी है, मतलब ये कौन से वाले नंबर्स की बात कर रहा है आपको पता चल गया होगा। रियल बच्चों ये वाली लाइन होती है, अगर रियल ये लाइन होती है तो इसमें पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। जीरो की बात नहीं करी है, पॉजिटिव की भी नहीं करी है, तो नेगेटिव वाले नंबर्स की इसने बात करी है। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा अपन जो भी आंसर देंगे वो कहां से कहां तक में देंगे बच्चों, -π से लेकर पाई तक में, -π से लेकर कहां तक बोलेंगे बच्चों पाई, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहां पर ये वाला जो पॉइंट है इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा। तो आपको पता है -π पे तो क्या होता है बच्चों ओपन लगा होता है, पर पाई पे क्या होता है क्लोज लगा होता है। तो अगर मैं यहां से नापता हूं तो ये कितना आ जाएगा बच्चों एंगल, ये पूरा एंगल निकल के कितना आ जाएगा पाई। तो अगर z रियल है और अगर उसने बात करी है बच्चों वो नेगेटिव है तो अपन क्या बोल देंगे उसका आर्ग्यूमेंट किसके इक्वल होगा पाई के। अगर मैं बात करता हूं z इज इक्वल टू -5 की तो भाई इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा। तो फॉर्मूले से जाएंगे तो भाई अपन बोलेंगे ये कौन से कोऑर्डिनेट में यहां पर कहीं लाई कर रहा है, और अगर ये लाइन पे लाई कर रहा है तो अपन क्या बोल देंगे पूरा कितना एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, यानी इसका आर्ग्यूमेंट किसके इक्वल हो जाएगा पाई के। पर अगर एट द सेम टाइम मैं बात कर रहा हूं कि z आपका रियल है, z क्या है रियल और पॉजिटिव है ना। अब रियल और पॉजिटिव है तो उस केस में क्या होगा भाई, इस केस में तो आपने बोला था थीटा का वैल्यू किसके इक्वल आ गया था पाई के। ठीक है ना, थीटा का वैल्यू किसके इक्वल आ गया पाई के, या फिर थीटा आर्ग्यूमेंट अपन डिनोट कर रहे हैं। और अगर मैंने बात करी है बच्चों z इज इक्वल टू 5 की, अब पॉजिटिव है रियल तो है पर एट द सेम टाइम ये पॉजिटिव भी है। अब इसका आर्ग्यूमेंट अपन को निकालना है तो आप खुद दिमाग लगाइए, z इज इक्वल टू 5 कौन सा नंबर है, यहां पर लाई कर रहा है। अब यहां पर लाई कर रहा है तो इसका तो रियल पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में कहीं जाना ही नहीं है, कहीं जाना ही नहीं है, यहीं के यहीं रहना है। तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 0 और थीटा इसके लिए कितना आ जाएगा 0। तो इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 0 आएगा और इसका कितना आ जाएगा पाई। बस आपको ये ध्यान देना है। तो भाई रियल के केस में आंसर दो ही आ सकते हैं, या तो 0 आएगा या फिर पाई आएगा। पर अगर आपको देखना 0 हटा देना है ना, थीटा 0 आ सकता है और पाई आ सकता है। ठीक है, अब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो 0, नेगेटिव है तो पाई, और अगर 0 होगा तो भाई डिफाइन ही नहीं है, z इज इक्वल टू 0 + 0 आयोटा का डिफाइन ही नहीं होता है। लिख लें आप इसे,
तो अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। अभी अपन ने रियल की बात करी है, अब बच्चों अपन बात करेंगे इमेजिनरी की, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगला किसकी बात करिए, z लाइज ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस। अब ध्यान से देखिए भाई, ये इसकी बात कर रहा है, यहां पे कहीं z है। अब यार इसके लिए तो आपको वैसे ही पता चल गया भाई, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल चाहिएगा, 90। कितना एंगल चाहिएगा आपको, 90। तो इसका थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, π/2 के। और थीटा अगर π/2 के इक्वल आ गया तो z लाई कहां पे करेगा, पॉजिटिव साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस। क्लियर है, ये चीज सही समझ में आई। एग्जाम्पल के तौर पे एक लिख लो, z इज इक्वल टू 4 आयोटा, 4 आयोटा है ना। तो भाई ये नंबर क्या हो जाएगा, 0,4। अब आपको पता ही है 4 आयोटा इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। पर अगर मैं बात कर रहा हूं z इज इक्वल टू -3 आयोटा इसकी, अब है ना ये इमेजिनरी नंबर तो है, ये नंबर इमेजिनरी तो है पर नेगेटिव साइड पे। तो भाई नेगेटिव साइड पे है तो अपन क्या बोल देंगे, ये ऐसा कुछ होगा। और अगर ये ऐसा कुछ होगा तो अब आपको पता है कि भाई आंसर -π से π के बीच में देना है। तो ये आप क्या करें, अब क्लॉकवाइज चल गए और क्लॉकवाइज चले हैं तो कितना चलना पड़ा, 90 डिग्री। और क्लॉकवाइज अगर 90 डिग्री है तो इसका भाई कितना आ जाएगा आंसर, -90 डिग्री। कितना आ जाएगा, -90 डिग्री या -π/2। आप इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। लिख लें आप इसे लिख लें, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, इन पे आपको फोकस डालना है और आपको अब आर्ग्यूमेंट की सारी कहानी समझ में होगी कि भाई एंगल कितने कितने टाइप के होते हैं। भाई एक तो होता है एम्पलीट्यूड और एक होता है एम्पलीट्यूड कौन सा होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट विच इज इक्वल टू -π से π के बीच में। और दूसरा कौन सा होता है बच्चों, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, और उससे अपन बोलते हैं 0 से लेकर 2π के बीच का वैल्यू, ठीक है। अगर मैंने बात करी है दोनों रियल वाले केसेस की, दोनों इमेजिनरी वाले केसेस की, आपने दोनों निकाल लिया। जैसे रियल में अगर पॉजिटिव साइड पे है तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू 0 होगा, पर एट द सेम टाइम अगर रियल पे नेगेटिव साइड पे है तो कितना हो जाएगा, π। अगर वही इमेजिनरी की बात कर रहा हूं, अगर रियल साइड में है और इमेजिनरी साइड में है और पॉजिटिव है तो भाई कितना हो जाएगा, π/2। पर अगर इमेजिनरी पे नेगेटिव साइड पे है तो कितना हो जाएगा, -π/2। ये आपको ध्यान देना है और इसको ढंग से करना है, ठीक है। अब बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनमें अपन क्या बात कर रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी है, एम्पलीट्यूड की, ठीक है। अब बच्चों यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड में एक चीज मैं जो आपको बताना चाहूंगा वो क्या है कि बच्चों जो भी आपका आंसर होगा कोशिश कीजिएगा -π से π के बीच में लाने की। अगर बाई चांस मानो आपका आंसर आ गया 2π प्लस 30 डिग्री या 2π प्लस π/6 है ना, अब क्या करेंगे तो भाई इसमें से 2π माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको पता है एक गोले का जो वैल्यू होता है पूरे सर्कल का वो कितना होता है, 2π। अपन को आंसर लाना है -π से π के बीच में, तो भाई अपन ने क्या किया, 2π प्लस π/6 है तो 2π हटा दिया ताकि आंसर कितना आ गया, π/6। क्योंकि वो जो नंबर है जिसका π/6 आर्ग्यूमेंट है उसी का आर्ग्यूमेंट है 2π प्लस π/6 भी होता है। तो भाई 2nπ आप ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से आपको क्या करना है उसमें कंपनसेट करना है, ठीक है। अब पहला जो आपका प्रॉपर्टी है वो क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू कितना है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 प्लस 2nπ। अब यहां पर 2nπ क्यों ऐड किया आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बच्चों अपन को अपना जो फाइनल आंसर है वो किसके अंदर लेके आना है, -π से π के बीच में। अब बच्चों ये प्रॉपर्टी आई कैसे, ठीक है, ये तो अभी इसने बता दिया कि ये होता है, पर हुआ क्यों, उसका रीजन क्या है। तो बच्चों यहां पर मैंने 2 नंबर अज्यूम करे। सबसे पहला नंबर Z1, बच्चों Z1 को मैंने अज्यूम कर लिया R1 इंटू ई की पावर आयोटा θ1। बच्चों θ1 जो है वो इसका आर्ग्यूमेंट है, θ1 क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट। एट द सेम टाइम मैंने क्या बोला, Z2 का वैल्यू कितना बोल दिया बच्चों, R2 इंटू ई की पावर आयोटा θ2। θ2 किसका आर्ग्यूमेंट है, Z2 का। यार आपको Z1 का आर्ग्यूमेंट पता चल गया, आपको Z2 का आर्ग्यूमेंट पता चल गया। अच्छा अब इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, तो बच्चों मेरे को किसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, Z1 इंटू Z2 का। तो दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये आ जाएगा Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू R1 इंटू R2 इंटू ई की पावर आयोटा, आयोटा में कितना आ जाएगा बच्चों, θ1 प्लस θ2। यार ये θ1 प्लस θ2 अगर आ गया तो आपको पता है बच्चों ये तो आर्ग्यूमेंट में कुछ आपका रोल अदा नहीं करेगा, पर कौन रोल अदा करेगा, ये है ना। तो भाई इसका आर्ग्यूमेंट किसके इक्वल हो गया, तो भाई मैंने देखा इसका जो आर्ग्यूमेंट है
है ना, आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं या एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अपन ने एम्पलीट्यूड के ही बात करी है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड θ1 बोल दिया, इसका एम्पलीट्यूड θ2 बोल दिया, ठीक है। तो ये सेम प्रॉपर्टी आर्ग्यूमेंट में भी हो सकती है, पर अभी अपन एम्पलीट्यूड में देख लेते हैं। चलो इसका एम्पलीट्यूड θ1 है, तो बच्चों अपन ने बात किसकी करी है, एम्पलीट्यूड की, है ना। लिख लेते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2, ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ये इक्वल टू आ जाएगा θ1 प्लस θ2। अब यहां पर मैंने 2n पाई ऐड किया है। अब ये 2n पाई क्यों ऐड किया है, क्योंकि आपको पता है अगर आंसर बाई चांस मानो 2 पाई से बड़ा हो गया तो फिर आप क्या करेंगे, n को -1 करके उसको कंपनसेट कर देंगे, है ना। ये चीज आपको देखनी है, 2n पाई में n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, यहां पर इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर θ1 की अगर मैं बात करूं तो θ1 बच्चों मैंने इसका एम्पलीट्यूड बोला है और θ2 इसका एम्पलीट्यूड बोला है। तो बेसिकली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू, है ना भाई, θ1 क्या हो जाएगा, यहां से अपन बोल देते हैं θ1 इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 और सेम टाइम पे θ2 मैंने बोल दिया एम्पलीट्यूड ऑफ क्या है बच्चों, Z2। तो यहां से अपन ने क्या बोला भाई, इसको वैल्यू रखकर एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 हो गया, प्लस में कितना हो गया बच्चों, एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, और साथ में कितना हो जाएगा, प्लस 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, इंटीजर, ठीक है। अब n अपने हिसाब से आपको रखना है, आपका जो फाइनल आंसर है बस वो किसके इक्वल आना चाहिए, ये इक्वल टू आना चाहिए बच्चों -π से π के बीच में, ठीक है। लिख लें आप इसे। तो ये पहली प्रॉपर्टी अपन ने डिराइव कर दी, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें आपको फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको इंडिविजुअली दोनों का एम्पलीट्यूड देखना है और आंसर निकालना है, ठीक है। लिख लिया, चलें अपन नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अगला सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, सेकंड प्रॉपर्टी बोल रही है कि भाई एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 अपॉन Z2। अब बच्चों ये डिवाइड में, और डिवाइड में हो तो यहां पर कितना आ जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ कितना आ जाएगा बच्चों, Z2, और साथ में कितना आ जाएगा 2n पाई, प्लस में कितना आ गया 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, इंटीजर। अब ये कैसे आया, तो भाई वापस से वही खेल मैंने चालू किया है। Z1 को बच्चों वापस से मैंने बोल दिया R1 इंटू ई की पावर आयोटा θ1 इंटू ई की पावर आयोटा θ1, और Z2 को क्या बोल दिया बच्चों, R2 इंटू ई की पावर आयोटा θ2। अब यहाँ पर θ1 किसको डिनोट कर रहा है, θ1 डिनोट कर रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 को, और θ2 किसको डिनोट कर रहा है बच्चों, एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 को। अब ये इतना आपका पास बन चुका है, ठीक है। अब अपन इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, तो भाई इसमें वैल्यू रखी मैंने, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, एम्पलीट्यूड ऑफ, है ना, देखना Z1 आ जाएगा R1 इंटू ई की पावर आयोटा θ1, और यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, R2 ई की पावर आयोटा θ2। अब बच्चों इन दोनों को जब आपने डिवाइड किया तो ये आ जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ, है ना, ध्यान से देखना, ये आ जाएगा R1 अपॉन R2 इंटू ई की पावर आयोटा, साथ में कितना आ जाएगा θ1 माइनस θ2, कितना आ जाएगा θ1 माइनस θ2। अब बच्चों ये चीज आपका एम्पलीट्यूड में रोल अदा नहीं करेगा, कौन करेगा, ये वाली चीज, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, सॉल्व करके इसका एम्पलीट्यूड से इससे देखा जाएगा, ये आ जाएगा θ1 माइनस θ2, और साथ में कितना हो जाएगा 2n पाई। ये 2n पाई क्यों ऐड किया है, ताकि आपका जो फिर से फाइनल आंसर है वो किसके बीच में आना चाहिए, -π से π के बीच में आना चाहिए। और यहां पर मैं बोल दूंगा n किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को। अब यहां से अपन देख सकते हैं θ1 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1, तो यहां पर आपने जैसे ही रखा ये आ जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ कितना आ जाएगा बच्चों, Z2, और साथ में कितना आ जाएगा 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू किसको कर रहा है, इंटीजर। और ये क्या चीज आ जाएगी, एम्पलीट्यूड ऑफ क्या आ जाएगा, Z1 अपॉन Z2। क्लियर है, आपको ये चीज समझ में आई, लिख लें आप ये, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। अब चलते हैं बच्चों अगले पार्ट की तरफ, वो क्या है, अब ये है बच्चों आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ Z की पावर n, एम्पलीट्यूड ऑफ Z की पावर n है। अब इसका भी मैं फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करता हूं, तो ठीक है। अब ध्यान से देखिए अपन को क्या डिराइव करना है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z की पावर n जो है बच्चों ये किसके इक्वल आएगा, n टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ Z, n टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ Z, प्लस कितना आ जाएगा बच्चों 2n पाई, प्लस में कितना आ जाएगा 2n पाई। अब यहां पर ये 2k पाई भी बोल सकते हैं ना, n किसको बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर, n किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को। यार अब इसको कैसे डिराइव किया जाए, है ना, इसको कैसे डिराइव किया जाए, तो भाई अब यहां पर अपन बच्चों ये यहां पर n ले लिया ना, तो इसकी जगह अपन k ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा ईजी रहेगा। यहां पर अपन ने इन दोनों को क्या बोल दिया,
क्योंकि n पहले ही आ चुका है तो यहाँ पर आपने बोल दिया k। अब ये कैसे डिराइव किया जाए, ठीक है। अब इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर z1 को फिर से अज्यूम कर लिया कि भाई z, अब z ही है तो बच्चों डायरेक्ट z को आप अज्यूम कर लें r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा z, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किया, इसमें जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो बच्चों ये आ जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ किसका आ जाएगा भाई z की पावर n, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एम्पलीट्यूड, z का वैल्यू रख दिया बच्चों, ये रख दिया r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा की होल पावर कितना आ जाएगा n, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ बच्चों, ये आ जाएगा r की पावर n इंटू ई की पावर आयोटा n थीटा। अब मुझे जल्दी से बता दो क्या एम्पलीट्यूड में सिर्फ n थीटा आने वाला है, नहीं, इसमें 2k पाई भी ऐड होगा। तो बच्चों ये किसके इक्वल आ जाएगा n थीटा प्लस 2k पाई, वेयर k कहाँ क्या आएगा, k बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा इंटीजर। अब बच्चों अगर n थीटा आया है और थीटा क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ z, तो आपने क्या किया फिर से बोल दिया भाई ये n इंटू कितना हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ z और साथ में कितना आ जाएगा 2k पाई, और यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। k किसको बिलोंग करेगा बच्चों, k बिलोंग्स टू करेगा इंटीजर। अब k किस हिसाब से लेना है तो मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, k कैसे लेंगे अपन कि अपना जो फाइनल आंसर है वो किसके बीच में आ जाएगा, माइनस पाई से पाई के बीच में आपके पास आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। लिख ले आप, इसे लिख ले। अब यही चीज ये बोल रहा है कि भाई अपन को क्या करना है, k की वो वैल्यू लेनी है सच दैट RHS जो है वो कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, माइनस पाई से पाई तक। लिख लें आप यहां तक। तो आपने सारी प्रॉपर्टीज देख ली, ठीक है। एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको इसमें बता देता हूं, k की वैल्यू चूज करना ताकि आपको आ जाए। जैसे अगर मैं बात करता हूं बच्चों z इज इक्वल टू बोल दिया √3 प्लस आयोटा की होल पावर कितनी बोल दी बच्चों, यहाँ पर 18 या 19 बोल देते हैं, ठीक है। ये है। अब इसमें मुझे क्या करना है, इसका बच्चों मुझे क्या करना है, इसका एम्पलीट्यूड निकालना है, इसका मुझे क्या करना है एम्पलीट्यूड निकालना है। तो बस वही काम करना है, z की पावर n है तो बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा n इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ z, है ना भाई। ये इस अंदर वाले का आपको क्या करना है एम्पलीट्यूड निकालना है। जल्दी से बता दो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो बच्चों ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स कितना हो जाता है भाई 1/√3, कितना आ जाएगा 1/√3 और साथ में कितना आ जाएगा बच्चों 2k पाई, किसके इक्वल आ जाएगा प्लस 2k पाई, है ना। अब ध्यान से देखिएगा tan इनवर्स 1/√3 किसके इक्वल होता है बच्चों, ये π/6 के इक्वल होता है। तो ये आंसर आ जाएगा 19 π/6 और साथ में प्लस 2k पाई, प्लस कितना आ जाएगा 2k पाई। अब यहां ध्यान से देखिएगा, अभी जो ये वाला आंसर है ये कितना है, ये 3 पॉइंट समथिंग है ना, ये चीज ध्यान देनी है आपको, 3 पॉइंट समथिंग है। आपका जो फाइनल आंसर है वो कहां पे आना चाहिए, वो बच्चों आंसर आना चाहिए माइनस पाई से पाई के बीच में, ठीक है। तो ध्यान से देखना बच्चों, अब k को मैं रखने की कोशिश करता हूं। देखो k पॉजिटिव तो रखेंगे नहीं, नेगेटिव रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब नेगेटिव में सबसे पहले मैंने -1 रख लिया, -1 रखा तो ध्यान से देखना यार ये वाली वैल्यू कितनी है 3.1 के लमसम, 3.1 के लमसम, और -1 रखा तो -2, तो बच्चों ये कितनी आ गई 1.1। अब आंसर तो आपको माइनस पाई से पाई के बीच में रखना है ना। तो भाई ये -3.1 पाई है और ये 2 पाई है, तो ये 1.1 पाई आ गई। तो क्या ये इसके बीच में आया, नहीं, ये इसके बीच में नहीं आया। तो अब वापस से चलते हैं, k को 1 की जगह कितना, -1 की जगह कितना रख दिया -2। अब जब -2 रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 19 π/6 और -2 रखा तो -4 पाई, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा -4 पाई, ठीक है। अब आंसर निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा 24 यानी -5 π/6। अब -5 π/6 बिल्कुल ये माइनस पाई से पाई के बीच में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -5 π/6। तो आपको k का वैल्यू अज्यूम करना आया, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सा हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सा हो गया कि अपन k को कैसे अज्यूम करें, ठीक है। लिख लें आप इसे। अब बच्चों इसके अच्छे सवाल और लंबे सवाल देखते हैं। यहां पर आपको एक सवाल दे दिया गया है और इसका आपको क्या करना है, इसका आपको एम्पलीट्यूड निकालना है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों एम्पलीट्यूड निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, आप इसको पूरा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, आप इसको पूरा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, है ना, फिर अपन कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, यहां पर अपन इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या देख पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं बच्चों यहां पर अपन क्या करें, अपन
प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टी कैसे लगाई जाएगी तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं बच्चों, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में होता है उसका आर्ग्यूमेंट प्लस में आता है, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में होता है उसका आर्ग्यूमेंट किस में आता है, नेगेटिव में। और अगर पावर होती है तो पावर क्या होती है, आगे आ जाती है। ठीक है, तीन जो आपने प्रॉपर्टी यही पढ़ी थी कि भाई एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 या फिर इंटू Z3 भी लिखते तो आप यही बोलते सर ये तीनों के तीनों क्या आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे, है ना। एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 प्लस कितना आ जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ Z3, और साथ में 2 के पाई तो चले गई, है ना, 2 के पाई तो आपका ऐड हो गई। एक तो ये हो गया। अगर ये मैं डिवाइड में बोलता कि भाई एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 अपॉन Z2 है तो आप बोलते सर ये आ जाता एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, और साथ में कितना आ जाएगा, 2 के पाई, साथ में कितना आ जाएगा, 2 के पाई। अच्छा, नीचे अगर एक और होता तो वो एक और माइनस में आ जाता। मतलब अगर मैं बोलता एम्पलीट्यूड ऑफ किसकी बात करता, Z1 अपॉन Z2 इंटू Z3 की, तो बच्चों ये चीज ध्यान देनी है भाई, ऊपर वाला तो प्लस में आएगा और नीचे वाला किस में आ जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे Z2 और माइनस क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ Z3, और साथ में 2 के पाई तो आप ऐड कर ही देंगे। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। और चौथी जो इसमें प्रॉपर्टी यूज होनी है वो कौन सी है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z की पावर n। बच्चों ये n क्या होता है, आगे आ जाता है, और साथ में क्या ऐड हो जाता है, 2 के पाई। बस ये बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए k क्या होता है, इंटीजर होता है। अब ये प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पे यूज होगी। ठीक है, अब करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अपन एम्पलीट्यूड ऑफ Z डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं। तो यार एम्पलीट्यूड ऑफ Z ये कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए भाई ये 2 तो आगे आ जाएगा। अगर ये 2 आगे आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ, है ना। ध्यान से देखो इसका एम्पलीट्यूड, बच्चों इसका एम्पलीट्यूड ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और अगर मैं बात कर रहा हूं 3 + 4 आयोटा की, तो बच्चों इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इसका हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x विच इज इक्वल टू 4/3। कितना आ जाएगा, 4/3। ठीक है, एक तो ये आपका निकल ही गया। ठीक है, तो ये tan इनवर्स कितना आ जाएगा, 4/3। अच्छा, अब दूसरा वाला एम्पलीट्यूड इसका निकालना है 1 + आयोटा। तो बच्चों इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा tan इनवर्स 1/1। 1/1 कितना हो जाएगा, 1। अच्छा, इसका निकालते हैं तो बच्चों 1 + √3 आयोटा, इसका एम्पलीट्यूड निकालना है। तो बच्चों इसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा, यह आएगा tan इनवर्स में कितना आ जाएगा, √3/1। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। चलो और आगे भी करते हैं, इसका निकालते हैं। अब ध्यान से देखना बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं अपन, 1 माइनस आयोटा की। यार 1 माइनस आयोटा का आपको एम्पलीट्यूड निकालना है। 1 माइनस आयोटा, x पॉजिटिव y नेगेटिव, नीचे आएगा। तो बच्चों इसका एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला अगर आपको पता हो, अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में बात कर रहा हूं तो बच्चों यहाँ पे थीटा माइनस थीटा आंसर आता था, याद है। और यहाँ पर अगर माइनस थीटा की बात कर रहे हैं तो बच्चों इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ, है ना। और tan इनवर्स कितना आ जाएगा बच्चों, tan इनवर्स आता था mod y अपॉन mod x, है ना। ऐसा कुछ बन जाएगा। तो भाई लिख लें, आप इसे लिख दें mod y अपॉन mod x। ठीक है, तो यार ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा इजी है। ये 1/1 tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, -π/4। ये कितना आ जाएगा, -π/4। ठीक है, देखो इसको मैं Z1 बोल देता हूँ, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, Z1। इसको अपन Z2 बोल देते हैं, इसको अपन Z3 बोल देते हैं, इसको अपन Z4 बोल देते हैं। ठीक है, तो भाई एम्पलीट्यूड ऑफ Z4 है ना, Z4 कितना हो जाएगा, Z4 हो जाएगा -π/4। Z3 का आप बोल देंगे सर Z3 इससे निकल ही जाएगा, Z2 भी निकल जाएगा और Z1 भी निकल जाएगा। चलो और आगे करते हैं, अगला इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखना ध्यान से भाई, Z5 की बात करिए तो बच्चों ये कितना है, ये है आपके पास 4 - 3 आयोटा। ठीक है, अब 4 - 3 आयोटा है, ये बच्चों फिर से x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी नीचे की बात कर रहा है। और अगर नीचे की बात कर रहा है तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z5 भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना होता है, -tan इनवर्स, है ना भाई। ये सेम फॉर्मूला लगेगा माइनस थीटा वाला, और माइनस कितना आ जाएगा, tan इनवर्स mod y। क्या आप mod y को डायरेक्ट -3 का mod यानी 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये आ जाएगा बच्चों 3 अपॉन कितना आ जाएगा, 4। 3 अपॉन कितना आ जाएगा,
4। क्लियर है? ये आपके पास बन जाएगा माइनस टेन इनवर्स 3/4। चलो अब बच्चों अगली बात करते हैं अपन किसकी, अगला 2 आयोटा है। Z6 की बात करी है बच्चों, ये 2 आयोटा है, और अगर 2 आयोटा है तो भाई इसका एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड आपके पास आ जाएगा बच्चों, ये अब ध्यान से देखना, ये एक इमेजनरी नंबर है, और इमेजनरी नंबर कहां पर है, पॉजिटिव साइड पे। तो क्या आप इसका आंसर π/2 बोलेंगे? बिल्कुल, क्योंकि ये पॉजिटिव इमेजनरी नंबर है, तो ये कितना आ जाएगा, π/2। ठीक है, अब ये सारे अपन ने आंसर निकाल लिए हैं। अब बच्चों इसका जो एम्पलीट्यूड है यहां पर मैं लिख लेता हूं, ये आएगा एम्पलीट्यूड ऑफ Z1। ठीक है, ये Z1 बोला था, इसको Z2 बोला था, ये प्लस में आ जाएगा, प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z3। ये तीनों तो प्लस में आ जाएंगे, और बच्चों अगर मैं बात करूंगा इसकी, ये तीनों माइनस में आएंगे, तो माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z4 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z5 और माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ कितना आ जाएगा, Z6, और साथ में प्लस 2k पाई। अब बच्चों इसका वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं अपन। ठीक है, ध्यान से देखना, इसका वैल्यू अपन रखेंगे, तो इसमें वैल्यू रख देते हैं बच्चों, ये आ जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ Z इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, है ना। देखें Z1 का एम्पलीट्यूड कितना है, 10 इनवर्स 4/3, 10 इनवर्स 4/3। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है Z2 का, 10 इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, ये हो जाएगा π/4। अच्छा, Z3 यानी 10 इनवर्स √3 विच इज π/3, π/3 प्लस Z4 बच्चों नेगेटिव में आएगा, तो Z4 का माइनस π/4, तो इसका नेगेटिव कितना हो जाएगा, π/4। ठीक है, तो यहां पे अपन ने क्या कर दिया, π/4 लिख दिया। ये समझ में आया क्या किया, बिल्कुल, है ना। Z5 भी बच्चों नेगेटिव में है, तो बच्चों इसका नेगेटिव, है ना, सोचो ये चीज है, और इसका भी नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 इनवर्स कितना बन जाएगा, 3/4। ठीक है, और Z6 है, वापस से माइनस किया, माइनस π/2, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों, और 2k पाई अपन ने ऐड कर दिया, प्लस क्या कर दिया, 2k पाई। ठीक है, ये 2k पाई क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब सोचना यहां पर अपन किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं बच्चों इसकी, π/4 और π/4 कितना हो गया, π/2, और यहां पर भी ये बच्चों नेगेटिव में π/2 है, तो क्या आप इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। दूसरी बात कर रहे हैं बच्चों, ये और ये एक दूसरे के इनवर्स है, और अगर एक दूसरे के इनवर्स है तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, या फिर 10 इनवर्स 1/x, है ना, क्योंकि कॉट इनवर्स भी 10 में लिख सकते हैं आप। यहां पर मैं बात कर रहा हूं 10 इनवर्स 1/x। बच्चों अगर x पॉजिटिव होता है ये π/2 आता है, अगर x क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आती है, π/2 के इक्वल आती है। तो यहां पर देख सकते हैं ये पॉजिटिव है, और इसका रिवर्स ये है, तो बच्चों इसका और इसका जो आउटपुट है वो कितना आ जाएगा, 2π, मतलब π/2, है ना, ये π/2 आ गया, और ये कितना है बच्चों, π/3, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ π/2 प्लस π/3, और साथ में कितना चल रहा है, प्लस 2k पाई। अब यार इसको सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिए, ये आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा, देखो इन दोनों का एलसीएम लिया, 6 आ गया, 5π/6, है ना, तो 5π/3 प्लस 2k पाई, प्लस कितना हो गया, 2k पाई। अब k, अब आप खुद सोचो, ये वैल्यू बच्चों पाई से थोड़ी सी बड़ी है, तो k क्या -1 ले लोगे क्या, और k अगर आपने -1 ले लिया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5π/3 माइनस 2π। अब यार एलसीएम ले लिया तो आ जाएगा -π/3, कितना आंसर आ जाएगा, -π/3। ठीक है क्या, तो k का वैल्यू आपने कितना ले लिया, -1, तो इसका ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, -π/3। और आप देख सकते हैं -π/3 जो है ना, लिख लें आप इसे। अब जो -π/3 अपना आंसर आया है, -π/3, और वो -π से π के बीच में भी है, यही चीज इसने करी हुई है, सेम वही चीज। ठीक है, तो लिख लें आप इसे। तो आई होप you did follow the lecture. See you in next one. All the best.